बहुजन समाज पार्टी एक मिशन को लेकर चलने वाली पार्टी है जो लगातार महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। नागपुर उसका गढ़ माना जाता है। एक दौर था जब बीएसपी के नाम से सारे पार्टियां जो है घबराती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में एक ऐसा भी दौर आया जब बीएसपी ने अपना जो परंपरागत वोट है उसे जो है उसका छूट गया है। लेकिन इस बार एक सामान्य कार्यकर्ता को जो है बीएसपी ने टिकट देकर लोकसभा चुनाव में खड़ा किया है। नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ योगेश लांजेवार जैसे एक सामान्य नेता सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी गई है। किस तरह से ये चुनाव जो है योगेश लांजेवार लड़ रहे हैं, कैसा लोगों का प्रतिसाद है, बीएसपी को जो वोट 2019 में छूट गए थे कैसे वो वापस लाएंगे, इन सारे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद नागपुर के बीएसपी के उम्मीदवार योगेश लांजेवार जी है। सर, स्वागत है आपका नागपुर समाचार 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नागपुर समाचार 24 का, और मेरे सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मैं योगेश लांजेवार बहुजन समाज पार्टी का नागपुर लोकसभा का अधिकृत उम्मीदवार हूँ, और इस उम्मीदवारी के लिए मैं सर्वप्रथम आदरणीय बहन जी को, जो हमारी नेशनल लीडर है, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ हमारे जो यहाँ के महाराष्ट्र का जो कारोबार संभाल रहे हैं खासदार रामजी गौतम साहब, जो कि महाराष्ट्र के प्रभारी है, नितिन सिंह साहब जो प्रभारी है विदर्भ में, जिन्होंने इस लोकसभा में मुझे टिकट देने के लिए संकल्पना तैयार किए और सोचे, मेरे ऊपर भरोसा जताए। विदर्भ के इंचार्ज महाराष्ट्र के महासचिव एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, साथ ही साथ पृथ्वी शेंडे जी जो कि विदर्भ के इंचार्ज है और प्रदेश के सचिव है। हमारे दादाराव उइके साहब है जो कि प्रदेश के सचिव सदस्य और साथ ही साथ विदर्भ के इंचार्ज है। इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा। आज इस चुनाव प्रक्रिया में मैं उतरा हूँ, और इस चुनाव प्रक्रिया में अभी तक का जो प्रचार चला है, इस प्रचार को देखते हुए मुझे ऐसा भरोसा पैदा हुआ है कि इस लोकसभा में हम बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनकर ला सकते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक साधारण कार्यकर्ता था। बहुजन समाज पार्टी का एक तरीके से कॉलेज के स्कूल के ज़माने से जुड़ा हुआ और निरंतर पार्टी के प्रति ईमानदार रहा। पार्टी ने मुझे जहाँ जहाँ जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैंने बखूबी निभाया। 2017 में बहुजन समाज पार्टी के नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन में मेरी पत्नी को मंगला लांजेवारी ने टिकट दिया गया था, और वो भारी बहुमतों से चुनकर आई थी। 5 साल का कार्यकाल जो हमारा रहा, 5 साल के कार्यकाल में जो जनता की सेवा हमने की है, लोगों के लिए फ्री कैंप चलाए, हेल्थ कैंप चलाए, साथ ही साथ लोगों को फुकट में, फ्री में कई सुविधाएं हमने प्रोवाइड की। कोरोना कार्यकाल में हमारा जो कार्य रहा, उस सारे कार्य को देखते हुए एक क्लीन छवि के तहत, जिसमें लोगों में चाहत है, अच्छी खासी लोगों में पैठ है, इस आधार पर मुझे पार्टी ने टिकट दिया, और पार्टी का मैं आभारी हूँ। साथ ही साथ इन सभी कार्यकर्ताओं ने, नागपुर शहर के हमारे महिला कमेटी से लेकर तो हमारे सारे विधानसभाओं के जो पदाधिकारी है, उन सारे विधानसभाओं के पदाधिकारियों ने समर्थन जताए। उसके लिए मैं उन लोगों का भी धन्यवाद दूंगा कि मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया। योगेश जी, किन मुद्दों को लेकर जो है आप लोगों के बीच जा रहे हो और लोगों का क्या क्या रिस्पॉन्स? देखिए, मुद्दों का ऐसा है कि जिस मुद्दों पे हम लोग यहाँ नागपुर शहर में उतरे हुए हैं, अभी तक के देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, और देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, संविधान लागू होने का अमृत महोत्सव मनाया गया। लेकिन अभी तक के इस भारत देश में जिन मनुवादियों की सरकार बनी, वो सरकारें कांग्रेस की रही सबसे ज़्यादा, उसके बाद अभी बीजेपी राज कर रही है। हम इन दो पार्टे में पीसते आ रहा है इस देश का बहुजन समाज का जो नागरिक है, जो आम नागरिक है। मेरा ये कहना है कि वोट का अधिकार इस देश में किसने दिया? मैं सारी जनता से पूछना चाहूँगा, मेरी नागपुर शहर की सारी आवाम से पूछना चाहूँगा कि वोट का अधिकार देने की जब बारी आई थी, तो वोट का अधिकार देने के लिए कांग्रेस के उस समय के प्रस्तापित बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि वोट का अधिकार किसे मिलना चाहिए, तो जो 10वीं पढ़ा लिखा है, जो इनकम टैक्स भरता है, जो 10वीं पढ़ा लिखा है, जो इनकम टैक्स भरता है, उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इस देश के बहुजन समाज में आने वाले, SC ST OBC में आने वाले 6500 जातियों के लोगों को वोट के अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का कहना था। लेकिन जब वोट का अधिकार देने का पावर बाबा साहब के हाथ में आया, तो बाबा साहब ने हमें वोट देने का अधिकार के इस पर यह कहा कि जो इस देश का नागरिक है, जिसने 21 साल की उम्र पार कर लिया है, अभी वो 18 साल है,
और जो इस देश का नागरिक है, जो बालिग है, उसे एक वोट देने का अधिकार रहेगा। चाहे वो औरत हो, मर्द हो, किसी भी जाति समाज का हो, धर्म का हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको एक वोट देने का अधिकार रहेगा इस देश का जो नागरिक है। तो इस वोट के कारण बाबा साहब ने हमें एकता में पिरो दिया। इस देश का राष्ट्रपति है, उसे भी एक वोट देने का अधिकार है। और इस देश में रिक्शा वाला, ऑटो वाला, गरीब आदमी होगा, अगर 70 साल का बूढ़ा होगा, उसे भी एक वोट देने का अधिकार दिया हुआ है। और साथ ही साथ बाबा साहब ने इस वोट के माध्यम से हमें बता दिया कि आप इस देश में किसी की सरकार बना भी सकते हो, अगर बिगड़ी सरकार होगी तो उसे गद्दी से खींचकर नई सरकार बना सकते हो। आप खुद भी बन सकते हो, आप आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री खुद बन सकते हो। इस देश में खड़ा होने के लिए इलेक्शन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पैसे वाला होना, धन्ना सेठ होना, बाहुबल वाला होना। क्यों भाई इस देश में इस खासदार के इलेक्शन में, आमदार के इलेक्शन, अभी लोकसभा के इलेक्शन चल रहा है, मेरा ये मानना है कि खासदार के इलेक्शन के लिए बहुत पैसे वाले लोगों की ज़रूरत है, बहुत धनबल, बाहुबल वाले लोगों की ज़रूरत है। आम नागरिक मात्र वोट देने का काम करेगा, आम कार्यकर्ता सिर्फ दही उठाने का काम करेगा। हमारा ये कहना है कि इस देश में हमें बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस देश का राजा बनने का, इस देश का हुक्मरान बनने का जो हमें पावर दिया है, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए हम भी संसद में जा सकते हैं। एक साधारण कार्यकर्ता क्यों नहीं जा सकता है? वो हौसला अपने कार्यकर्ताओं में पैदा होने के लिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि पैसे वाला आदमी, धन बल वाला, बाहुबल वाला हमारी पार्टी में आकर इलेक्शन लड़ता है और बाद में अपनी कीमत बढ़ाकर दूसरी तरफ चले जाता है। आज साधारण कार्यकर्ता अगर लड़ेगा, पार्टी में रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर अगर सांसद बनकर जाता है तो सर्वसाधारण लोगों की समस्या वहाँ पर रख सकता है। मुझे विश्वास है कि मैं सर्वसाधारण यहाँ की जो जनता है, इस आवाम की सारी मुसीबतों को मैं बहुत ज़मीनी लेवल से देख चुका हूँ। जो उनकी ज़मीनी हालत को जानता है वही उसके ऊपर में काम कर कर उसको न्याय दिला सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं नागपुर शहर की सारी जनता की समस्याओं को संसद में उठा सकता हूँ। इस डेयरिंग से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। नागपुर की समस्या के बारे में आपने बात किया, क्या समस्या नागपुर की जनता को है, या फिर ये नागपुर की जनता अगर आप सांसद बनते हो तो क्या ऐसी 5 चीज़ें होगी जो पहले आप उसके ऊपर काम करोगे? देखिए, नागपुर की जनता के साथ में इस नागपुर में जितने भी खासदार बने, जिनकी मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, पहले कांग्रेस के खासदार हुआ करते थे, जहां दिल्ली से लेकर गली तक उनकी सत्ता होती थी। उसके बाद में बीजेपी के खासदार चुन कर आए, उनकी भी दिल्ली से लेकर गली तक सत्ता है। लेकिन नागपुर शहर का युवा आज दर दर भटक रहा है। उस युवा को रोजगार के लिए आपने नागपुर में कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड की है? आपने उसके लिए क्या संसाधन यहाँ पर लाए जो कि महाराष्ट्र की उपराजधानी है? यह ऐतिहासिक शहर है, यहाँ बाबा साहब के कदम पड़े पवित्र दीक्षा भूमि है। कई ऐसी संस्थानें हैं कि जो इंडिया के नक्शे पर बहुत हाईलाइट हुए। उसके बावजूद इस नागपुर शहर का युवा, इस नागपुर शहर की युवती जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे, पढ़ लिखने के बाद में मुंबई जाना पड़ता, पुणे जाना पड़ता, लेकिन नागपुर में उनके लिए कोई रोजगार का संसाधन आपने पैदा नहीं किए। आपने यहाँ पर मिहान का प्रोजेक्ट चलाए, उस मिहान के प्रोजेक्ट में कोई रोजगार के अवसर आप लोगों ने पैदा ही नहीं किए। वो मिहान आज पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, रेगिस्तान बना हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे संसाधन आए और यहाँ के युवाओं को रोजगार नागपुर में ही मिले। ये पहला मुद्दा हमारा रहेगा। दूसरा मुद्दा, इस नागपुर शहर में एजुकेशन जो कि शासकीय सरकारी यंत्रणा से मिलना चाहिए था, संविधान का अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया, शिक्षा यह मुफ्त होनी चाहिए। और इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत जो गरीब तबके के लोग हैं, उन सब लोगों के बच्चों को शासन ने शिक्षित करना चाहिए। लेकिन आज यहाँ पर हुआ क्या? शासकीय सारी स्कूलें आप लोगों ने बंद कर दिए, सरकारी स्कूलों को उनकी ज़मीनों को बेच दिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दिए। और आज क्या है तो वहाँ पर अपने बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। धन्ना सेठों को आपने, बिल्डरों को आपने ज़मीन कौड़ियों के दाम बेच दिए। वहाँ पर स्कूल ख़त्म हुई और कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया। हम चाहते हैं कि सरकारी यंत्रणा की स्कूलें चालू हो और सरकारी यंत्रणा की शासकीय स्कूलें जो गरीबों को मुफ्त में पढ़ाई लिखाई कराए, वो स्कूलों को चालू कराने का सबसे पहला प्रबंध दूसरा हमारा रहेगा। तीसरा मुद्दा यह है कि यहाँ नागपुर की जो आबादी है, इस नागपुर की आबादी में सबसे ज़्यादा स्लम में रहने वाली बस्तियाँ। अब इस स्लम में रहने वाला कौन है?
तो इस स्लम में रहने वाला बहुजन समाज का है, जिसमें शेड्यूल कास्ट का है, आदिवासी है, ओबीसी है, धार्मिक अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा आबादी में मुस्लिम समाज है। इन सारे लोगों को जो स्लम की बस्तियों में रहते हैं, जो कई सालों से 50-60 साल से इस झोपड़े में रह रहे, इस गली कूचे में जिनके मकान है, झोपड़े बनाकर जो रह रहे अपने जीवन बसर कर रहे, उन लोगों के लिए आज तक आपने ज़मीन के पट्टे तक नहीं दी, मालिकी हक के पट्टे नहीं दिए आप लोगों ने। यानी इसी देश में पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने के बाद इस देश का ज़मीन का इतना सा टुकड़ा उसके नाम से 50-60 साल से आज़ादी के बाद में आप लोग नहीं दे पाए। तो फिर आज़ादी का क्या कारण रहा? अगर हम गुलाम थे उस समय भी हालत वैसी थी। आज़ाद देश में अगर भारत में गरीबों की हालत इसी तरीके की है, बहुजन समाज की हालत इसी तरीके की है, तो परिवर्तन गवर्नमेंट ने क्या लाई? जो गवर्नमेंट बनी, जो प्रस्तापित गवर्नमेंट आज तक के बनते आई, क्या उन्होंने फिर इस देश के इन गरीबों के बारे में क्या सोचा? अगर उसको घर बनाना है तो बनाने के लिए बैंक उसको लोन नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो मांगती है कि तेरे ज़मीन का पट्टा तेरे नाम से है या नहीं है। अब ज़मीन के पट्टे का कागज़ उसके नाम से नहीं रहने के कारण वो अपने घर पर लोन तक नहीं उठा सकता है। वो अगर रोजगार शुरू करना चाहता है तो रोजगार के लिए उसको उस जगह पर उसको लोन नहीं मिलता है। यानी एक तरीके से इन गरीबों के साथ में गवर्नमेंट ने अन्याय किया। आप लोगों को यह कहना था कि भाई गरीब है उसको गरीबी में रहने दो, वो युवा है उसको बेरोजगार रहने दो, तभी तो वो आपके आगे पीछे मंडराते रहेगा। इलेक्शनों में आप उसके दरवाजे पर जाते हो, हमारे इस्लाम की बस्तियों में जाते हो और एक रात में पैसा फेंक देते हो, दारू खिला देते हो, मटन खिला देते हो, दारू पिला देते हो, और ये छोटे छोटे कारण से हमारे गरीबों के, हमारे बहुजन समाज के वोटों की खरीद फरोख्त होती है। हम इस पर रोक लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पट्टे मिले और मालिकी के पट्टे मिले। जिस जगह पर वो रहता है वो ज़मीन उसकी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा नारा है जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। हम ये चाहेंगे कि इन लोगों को पूरे पट्टे मुहैया किए जाए और घर बनाने के लिए जो योजनाएं चलती है, अभी शेड्यूल कास्ट की, नवबोद्धों की रमाई घरकुल आवास योजना चल रही है। ये रमाई घरकुल आवास योजना में मात्र 2,50,000, वो भी बीपीएल में, एपीएल में 2 लाख मात्र 25,000। ये आज के 2024 के इस दौर में 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख में किसका मकान बनता है सर? आप लोग छोटा सा अगर एक कमरा भी बनाना चाहो तो उसमें 2.5 लाख में आपका कमरे की दीवारें तक नहीं बनती है। लेकिन इतनी सी छोटी सी व्यवस्था देने का और हमने डिंडोरा पीटने का गवर्नमेंट ने, हमारे खासदारों ने, हमारे मंत्रियों ने, कि हमने इतने घर पक्के बना दिए, इतने घरों को छत डाल दिए, इतने पक्के मकान बना दिए। अरे आपको क्या पता वो 2.5 लाख में उस आदमी को कितना कर्जा लेना पड़ा और कितना कर्जा लेकर अपना मकान बनाने में उसको 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए लगा। लेकिन वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो। हम चाहते कि वो जो 2.5 लाख और 2 लाख आप दे रहे हो उसमें कम से कम 10 लाख रुपये उसको मिलना चाहिए, ताकि वो अपना घर छोटा मोटा बना सके। ये हमारा मुद्दा यहाँ पर रहेगा। हमारे मुद्दे में इस तरीके की जो नागपुर शहर की जो आबादी है, इस आबादी को लेते हुए यहाँ पर सारा बहुजन समाज भाईचारे के साथ में रहता है, मित्रता के साथ में रहता है, प्रेम के साथ में रहता है। ये प्रेम भाईचारा कायम रहना चाहिए। जिस तरीके से आज गवर्नमेंट चल रही है, आपस में जिस तरीके से वो एक मेक को लड़ा रही है, धार्मिक उन्माद फैला रही है, हिंदू मुसलमान का दंगा करवाकर अपनी रोटियां सेक रही है, ये रोटियां सेकने वालों को सबक सिखाना है। और यहाँ पर रहने वाला जो गरीब तबके का आदमी है, जो बहुजन समाज का आदमी है, उसके जीवन में, उसके आमूलाग्र परिवर्तन उसके जीवन में जब तक नहीं होता तब तक हम उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस नागपुर शहर का इतिहास रहा है। इस नागपुर शहर में बड़े बड़े हमारे महापुरुषों ने यहाँ पर आकर इस नागपुर शहर में विकास किया, लोगों को अच्छी तरीके से मोबिलाइज कर एक मित्रता और शांति का संदेश दिया। पवित्र दीक्षा भूमि यहाँ पर है। इस दीक्षा भूमि को मानने वाले बुद्धिस्ट लोग हमारे 6 लाख वोटर्स हैं। इन 6 लाख वोटर्स को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों की सारी समस्याएं आज तक के ना बीजेपी ने सॉल्व की, ना कांग्रेस ने। कांग्रेस ये जलता हुआ घर है, बाबा साहब कह कर गए। इसलिए मेरा समाज जो है वो हमारे साथ में, अगर बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर अगर इकट्ठा हो जाता है तो ये ताकत, 6 लाख की ताकत, इसको देखते हुए बाकी का बहुजन समाज और अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज हमारी तरफ आक्रोशित हो जाएगा। और इस नागपुर शहर का खासदार बाबा साहब के विचारों के बगैर दूसरा तीसरा नहीं बन सकता है। इसलिए मेरा आह्वान रहेगा कि आप आने वाले 19 तारीख को जब आप वोट देने के लिए जाओगे तो ध्यान में रखना कि बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया हुआ है और बाबा साहब के वोट का अधिकार का
आपको सही मायने में अगर बाबा साहब के उपकारों की परत फेड़ करना है तो बाबा साहब के हाथी की चुनाव चिन्ह की बटन आपको दबाना पड़ेगा, तभी आप सही मायने में ये आने वाली 14 अप्रैल को बाबा साहब को सच्ची मानवंदना दे रहे हुए ऐसा होगा। वरना मूर्ति पूजक हमको बनकर एक मंदिर या एक विहार में बाबा साहब को फूल चढ़ाने में नहीं रहना। बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो बाबा साहब कह कर गए कि राजनीतिक सत्ता ये मास्टर चाबी है और इससे आप अपने सभी समस्याओं का समाधान कर सकते, तो राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आप अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाओ। आप में से एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ा है, एक स्लम की बस्ती में रहने वाला योगेश लांजेवार खड़ा है। आप बाबा साहब का हाथी लेकर मैं चल रहा हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। ये नीला झंडा, ये पंचशील का ध्वज और ये बाबा साहब का हाथी चुनाव चिन्ह, यही लेकर मैं संसद की तरफ निकल रहा हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, यही मेरे आप सभी लोगों से दरख्वास्त रहेगी, आशा रहेगी, अपेक्षा रहेगी। योगेश जी, एक सवाल ये भी है कि नागपुर में नितिन गडकरी जी पिछले 10 साल से सांसद है। उन्होंने उनके हिसाब से जब वो बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लोगों को कहते हैं कि मैंने नागपुर में कई सारे काम किए। आपने बात करते करते मिहान का जो है एक इशू उठाया। गडकरी जी के हिसाब से मिहान में उन्होंने 70,000 लोगों को रोज़गार दिया है। नागपुर में सीमेंट के रास्ते बने हैं, सिम्बोसिस बने हैं, IIT बने, कई सारे काम जो है गडकरी साहब ने किया, ऐसा उनका कहना है, बीजेपी का ये कहना है। ये सारे जो प्रचार है, ये जो काम है, उसको डिनायल करते हुए आप जनता से अपील कर रहे हो। गडकरी साहब जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ आप चुनाव में लड़ रहे हो। आपको गडकरी जी के पहले क्यों लोग चुने, ये बताइए। देखिए, जो विकास की बात की जा रही है, ये विकास की बात मात्र खोखलेबाजी है। ये खोखला विकास है। आप बताइए, मुझे रोड बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए, सीमेंट के बिल्डिंगें खड़े कर दिए, मेट्रो चला दिए, क्या इससे इस नागपुर शहर के आम नागरिक को कोई फ़ायदा हो रहा है? ये 4 लेन रोड जो है, ये फ्लाईओवर है, ये मेट्रो है, इसमें सफ़र करने वाला कौन है सबसे ज़्यादा? इसमें सफ़र करने वाला मध्यम वर्गीय और उसके ऊपर का ही है। जो सर्वसाधारण जनता है उसकी समस्या जस की तस आज भी बनी हुई है। वो सुबह निकलता है रोजी रोटी कमाने के लिए और रात को रोजी रोटी कमाकर अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। आज भी स्लम के बस्ती में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ऑटो रिक्शा वाले, ये फेरी वाले, फुटपाथ व्यापारी, इन लोगों की क्या अवस्था हो चुकी है। इन लोगों को आपको मेट्रो में बैठने से खुशी होने वाली है। इन लोगों को इस विकास से कोई इनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले इस देश में जो इस तरीके का जो वर्ग है, इस वर्ग को, दलित पिछड़े वर्ग को और गरीब वर्ग को आपने पहले उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाले विकास करने चाहिए थे। आप लोगों ने मात्र फ्री में अनाज देने का शुरू कर दिए। 5 किलो अनाज के लिए आपने राशन दुकानों में लाइन लगा दिए। वो 5 किलो अनाज से उसका वाला विकास नहीं होने वाला है। उसका विकास होगा, उसके हाथ में आपने रोजगार के संसाधन देने चाहिए। 70,000 लोग लगाए आपने, नागपुर के कौन से आबादी में से 70,000 लोग लगे? हमें नहीं पता आपने कहाँ से लोग लाकर लगाए। वहाँ पर मेट्रो में जाकर देख लो, जितने लोगों को नौकरियाँ लगी है सब बाहर से आई हुई लोग हैं। ये नागपुर की जनता या यहाँ का युवा या युवती, इनको कहाँ रोजगार मिला? आपने महानगर पालिका से लेकर तो कई ऐसे संसाधन हैं, कई ऐसी शासकीय यंत्रणा है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप लोगों ने युवाओं को नौकरी दी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गवर्नमेंट की नौकरी आपने भरना कम कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जिसको आप ले रहे हो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, उसको बढ़ाते बढ़ाते 2, 4, 6 महीने, 6 साल निकल जाते हैं। जब कोई नौजवान, जब कोई नवयुवती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी पर लगता है, उसके बाद में शादी कर कर बाल बच्चे हो जाते हैं और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए आदमी को, उस युवा को, उस युवती को हमारा कॉन्ट्रैक्टर बाहर निकाल देता है। जब उसको बाहर निकाल देता है, उसके बाद में उसकी समस्या जैस की तस हो जाती है। वो तो अभी पहले अकेला था, अभी उसकी बीवी है, उसका बच्चा है, अब उसका एजुकेशन है, सारी यंत्रणा उसकी चरमरा जाती है और मजबूरन वो एकदम उसका ग्राफ पढ़े लिखे आदमी का नीचे घसर जाता है और मजबूरन उसको फिर ये छोटे छोटे कामों में अपने आप को डालना पड़ता है और छोटे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। तो बताइए आपने उसकी सुरक्षा क्या की है? मात्र आपने उसको खोखला वादा दे दिए। नौकरी लगाना ऐसा होता है क्या? जब गवर्नमेंट की सरकारी यंत्रणा है तो आपने सरकारी नौकरी, उसकी पक्की नौकरी क्यों नहीं दे पाए? ये नागपुर शहर का युवा ये पूछना चाहता है कि आपने अगर विकास किए तो मेरे जीवन में क्या विकास हुआ। ये नागपुर शहर में जो हमारे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इस तरीके के जो लोग रहते हैं, इनकी बस्तियों का क्या विकास हुआ? इनकी बस्तियों में कितना परिवर्तन आया?
क्या इनके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आया? ऐसा कोई दिखा दीजिए, कोई बोल सके। ये फुटकर व्यापारी जो लोग हैं, इनके ठेले रास्ते पर लगे रहते हैं और रास्ते पर लगे हुए ठेले महानगर पालिका उठाकर ले जाती है। एक एक महीने तक के वो पर्ची देती नहीं है और छुड़ाती नहीं है अधिकारियों के, और वो झोन के चक्कर बेचारे काटते हैं। कई बार कारपोरेशन में एज ए नगर सेवक हमारे साथ में आते थे और हम लोग उनके ठेले बड़े मुश्किल से निकाल कर देते थे। मेरा ये मानना है कि इनके लिए आपने पूरे नागपुर शहर में क्या प्लानिंग किए थे? क्या आपने नागपुर शहर में इनको एक इन व्यापारियों के लिए कोई ऐसा हब बना दिए कि जहाँ पर जाने के बाद में भैया फुटपाथ व्यापारी मिलेंगे और वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेगी? इनको सुरक्षित जगह आपने दिए क्या अभी तक के? आपने इस तरीके का कोई नियोजन नहीं दिया। आप 12 पुल बना रहे, इसको तोड़ रहे, उसको बना रहे, वहाँ उद्घाटन कर रहे, पूरे शहर में आपने प्रदूषण फैला दिए। नागपुर शहर का जो आज का नागरिक है, वो नागरिक कम से कम आज आने वाले उसके जीवन का जो एक जीने का पीरियड होता है 60, 70, 80 साल जो भी होगा, उसमें से 10 साल आपने माइनस कर दिए। इतना प्रदूषण नागपुर शहर में फैला दिए और इसको आप विकास कहते हो? हम इस विकास की संकल्पना को तोड़ना चाहते हैं। हम ये जो छोटे मुद्दे पहले इस पर अपनी जनता को स्टेबल करना चाहते हैं। अगर हमारी जनता, हमारा युवा, हमारी स्त्रियां ये सब अगर आर्थिक लेवल पर अगर प्रगल्भ हो गई, आर्थिक लेवल पर अगर स्ट्रांग हो गई, तब हम कहेंगे कि उसका विकास हुआ है। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें बाद में आती है, क्योंकि पहले रोटी कपड़ा मकान, ये चीज़ें, रोजगार, बिना रोजगार से आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ें दिए बगैर आप विकास के वादे कर रहे हो, ये खोखले वादे हैं और आप वही कर रहे हो जो कांग्रेस ने इतने सालों से करते आए। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विकास गरीबों के खिलाफ है, इस देश के गरीबों के, बहुजन समाज के खिलाफ है। हम उनका विकास करने के लिए कोई वादा नहीं करते, हम काम कर कर दिखाने में भरोसा रखते हैं। 2009 से बीएसपी की अगर हालत देखें तो 1 लाख के ऊपर 2009 में आपको वोट मिले थे, 2014 में 95,000 वोट मिले थे, 2019 में ये आंकड़ा सीधा 31,000 तक आ गया था। बीएसपी जो कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है उस और मिशन के ही तौर पर जो चलाई जाती पार्टी है, उसका जो ग्राफ जो है वो नीचे गिरता गया है। आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि ग्राफ को जैसा वापस लाना है वैसा आपके ऊपर जिम्मेदारी कि वापस लाए। एक सवाल ये भी है कि बीएसपी हमेशा ही थर्ड फ्रंट रहती है, जबकि आपके पास यहाँ पे अनुकूल वातावरण है आप अच्छा वोट बैंक गेन करने के लिए। क्यों जो है बीएसपी लोगों तक या फिर आपके कम्युनिटी के लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, अपना मिशन जो है या अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रही? कई इलेक्शन देखने के बाद हमको पता चलता है कि बीएसपी हमेशा ही थर्ड फ्रंट पर रहती है, तीसरे नंबर पर रहती है। पिछले बार तो जो नई पार्टी थी उन्होंने आपसे सिर्फ 6,000 वोट कम लिए थे। क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों तक, अपने मिशन तक नहीं पहुंचा पा रहे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है और भारत देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। आज बीजेपी कांग्रेस के बाद में बहुजन समाज पार्टी का वोटर पूरे देश में है और उस वोटर के आधार पर, संख्या के आधार पर, जो चुनाव आयोग का ये होता है उसके आधार पर आज भी नेशनल लेवल की तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी फूले शाहू, बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब, इनके विचारों को भारत देश में प्रसारित करना चाहती है और इस देश में आर्थिक मुक्ति का आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन करना चाहती है। हमारा एजेंडा क्लियर है। हम इस देश में समानता प्रस्थापित करना चाहते हैं, हम इस देश में स्वतंत्रता सबके लिए बहाल करना चाहते हैं, न्याय सबके लिए समान हो और समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, ये चारों तत्व जो बाबा साहब ने संविधान में दिए, उसके आधार पर हम इस देश के सारे उन वर्गों को न्याय देना चाहते हैं। दूसरी बात, पार्टी की स्थापना से लेकर अभी तक का जो पार्टी का ग्राफ रहा, कई बार उतार चढ़ाव आते गए। ये जो पार्टी के उतार चढ़ाव होते समय सिचुएशन के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को इस तरीके का धोखा या इस तरीके की मुसीबत कभी नहीं आती है कि पार्टी पूरी तरीके से गर्त में जा रही है। अप एंड डाउन होते रहता है। वैसे ही अप एंड डाउन आज की हालत में कांग्रेस की क्या हालत है, जिसकी पूरे देश में सत्ता थी, जिसकी पूरे राज्य में सत्ता थी, आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि उनको टुकड़े टुकड़े लोगों को लेकर, छोटे छोटे दलों को लेकर अलायंस कर कर लड़ना पड़ रहा है। बीजेपी जो अपने आप को कहती है कि उनकी पूरे मेजॉरिटी में सरकार है, पूरे राज्यों में, पूरे देश में हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री उनके, फिर भी उनको छोटे छोटे दलों को लेकर इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। तो जिनको डर होता है कि मैं अकेले बलबूते पर नहीं जीत सकता या अकेले बलबूते पर लड़ने की ताकत नहीं है, वो लोग सबको इकट्ठा कर कर लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा एजेंडा क्लियर है। द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने पहले से आगाज कर दिया था कि हम संसद जाएंगे और अपने पैरों से जाएंगे।
हम किसी के दूसरे के पैर पर बैसाखी लेकर हम संसद की तरफ नहीं जाएंगे। स्वाभिमान से लड़ेंगे, जो होगा लड़ाई में हार जीत जिस भी तरीके की रहेगी, लेकिन अपने बलबूते लड़ेंगे। और हमारा जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक इस बात से ज़्यादा इम्प्रेस है कि कम से कम ये लोग अपनी ताकत और अपने हौसले और अपनी हिम्मत से तो लड़ रहे। आज हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे, अपने बलबूते लड़ रहे। अप एंड डाउन चलते रहेगा पार्टी में, समय सिचुएशन बदलती है। कभी कभी हमारा वोटर मीडिया के किसी न किसी बहकाव में भी आ जाता है। पिछली बार जैसा हुआ कि मीडिया ने दुष्प्रचार किया, थोड़ा सा हमारे बारे में जिस तरीके से बताया गया, हमारा वोटर थोड़ा बहुत भटक गया। लेकिन आज की हालत में इस नागपुर शहर का वोटर सुजान वोटर है, वो बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है। और पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने इस नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि में, इस नागपुर में अधिकृत उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने हाथी का योगेश लांजेवार जैसे कार्यकर्ता को बनाया, जो बुद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी है। आज तक के किसी भी अम्बेडकरवादी या बुद्धिस्ट को नागपुर शहर में किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आज मैं आपको इतने भरोसे के साथ बता सकता हूँ कि जो अप एंड डाउन हुआ होगा इसके पहले का, वो सारा अप एंड डाउन हम पूरा कर देंगे। और इस बार सिर्फ तीसरे और चौथे और दूसरे की बात नहीं है, तो हम जीतने के लेवल पर आएंगे और ट्रायंगुलर फाइट रहेंगी। आज बहुजन समाज पार्टी पूरे क्षेत्र में मजबूत हो चुकी है। मैं अभी अपने जो चुनावी मेरी यंत्रणाएं चली, मैंने कंटिन्यू अपनी पदयात्रा निकाला और पदयात्रा निकाल कर मैं बस्तियों में, गलियों में लोगों से, मेरे वोटरों से मिलने गया। इन लोगों का प्रचार हाईटेक प्रचार है। ये 4 व्हीलर से प्रचार कर रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े रास्ते से जा रहे, जो रास्ते इन्होंने बनाए। लेकिन हम गली के अंदर घुसे, हमारा प्रचार अंदर में हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसी को कि यार क्या होने वाला है। लेकिन ये जलजला आपको पता चलेगा आने वाली 19 तारीख को। हम बस्ती के अंदर जा रहे, कोई खासदार, कोई उम्मीदवार वहाँ पर बस्ती में नहीं घुसा, वो बाहरी शोबाजी चल रही है। हम जमीन के अंदर और इलाके के अंदर लोगों के दरवाजे तक जा रहे, और लोगों का रिस्पांस हमने देखे कि चलो कोई तो आया हमारी समस्या सुनने के लिए, हमारे दरवाजे तक के तो आया। इसलिए ये भरोसा मुझे है कि ये सारी जनता मुझे आने वाले इलेक्शन में इस नागपुर क्षेत्र से चुनकर भेजेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। साथ ही साथ यहाँ का जो हमारा बुद्धिस्ट वोटर है, यहाँ का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उन वर्ग ने काफ़ी संगठनों ने मुझे समर्थन जाहिर किया हुआ है। वो समर्थन के कारण मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा वर्ग साथ में हमारा जो गरीब तबके का वर्ग है वो हमारे साथ में है, मध्यम वर्ग है वो हमारे साथ में है। हमारा समाज इकट्ठा आ चुका है, बाकी का समाज हमारे साथ में आ जाएगा, ये मुझे आशा है। और आने वाले इलेक्शन में जो 19 तारीख का इलेक्शन रहेगा, उसमें मैं इन लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है। आप लोग किसी भी गैर दुष्प्रचार के बलि नहीं पड़ना मेरे भाइयों और बहनों। ये सब मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी को रोकना है तो फलाने को करो, इसको रोकना है तो ढेकाने को करो। अरे हमको क्या लेना देना किसी से, कौन हार रहा कौन जीतना। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे, हम मैदान में उतरे अपने आप को जिताने के लिए, और हम उतरे खुद को जिताने के लिए। तो हमारा प्रतिनिधि चुन कर जाए, यही लक्ष्य रखना। हमें कोई लेना देना नहीं कौन हार रहा कौन जीत रहा। हम क्यों किसी को जिताने और हराने की बात करेंगे, हम जीतने की बात करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा हमारे साथ धोखेबाजी की है। आज के हालत में रामटेक और राखीव क्षेत्र था शेड्यूल कास्ट का, लेकिन राखीव क्षेत्र में कांग्रेस ने हमारे बुद्धिस्ट या अम्बेडकरवादी को टिकट नहीं दिया, तो वहाँ पर भी शेड्यूल कास्ट में उन्होंने हिंदू एससी को दिया, और यहाँ पर कभी भी एससी को टिकट नहीं दिया। तो कांग्रेस जो हमको नहीं गिनना चाहती है, उसको हम क्यों अपना वोट देंगे। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी तो परेशान किए ही किए, मरने के बाद उनके डेड बॉडी के साथ भी अपमान हुआ, क्या उस कांग्रेस को आप वोट दोगे। अरे जिसने बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं जाने दिया, वहाँ सारी यंत्रणाएं लगा दी, बड़े मुश्किल से बाबा साहब को जयसर खुलना से लड़कर वहाँ संसद में पहुँचना पड़ा, लेकिन उसमें भी उन्होंने षड्यंत्र किया। जयसर खुलना क्षेत्र को पाकिस्तान में डाला गया था। बड़ी मुश्किल के बाद में बाबा साहब भारत का संविधान लिखने के लिए यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए। तो उस कांग्रेस के बारे में बाबा साहब खुद बोल कर गए कि बाबा साहब ने खुद एक किताब लिखी इतनी बड़ी, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, क्या जरूरत थी बाबा साहब को लिखने की। कांग्रेस से जलता हुआ घर है मेरे भाइयों, तुम उसके चाराने के सभासद मत बनना। जो हमारे लोग वहाँ जाकर अपने समाज को भटकाना चाहते, उन लोगों को आपको सबक सिखाना पड़ेगा। राष्ट्रवादी शिवसेना जैसी छूड़ भैया पार्टियाँ
ये उनके समर्थन में भले ही उतरी होगी, लेकिन जिस कांग्रेस को आज खुद नहीं बचा पा रही कांग्रेस, अरे वो बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। जो कांग्रेस ही थे वो बीजेपी में जा रहे हैं। आप किस कांग्रेस की बात करोगे? क्या वो आपकी हक और अधिकार की लड़ाई वहां लड़ने के लिए सक्षम है? संविधान को बचाने के लिए सक्षम है? वो खुद ही उनके लोगों को नहीं बचा पा रही है। इसका मतलब हम साफ बता रहे कि बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू है, एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। तो ये सांपनाथ और नागनाथ दोनों के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। हमको बाबा साहब को जय भीम बोलने वालों को, और ये बाबा साहब का नीला झंडा और हाथी चुनाव चिन्ह है, हम अपने बल पे जाएंगे, अपने घर से अपनी वाली लड़ाई लड़ेंगे। दूसरों के घर में आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा कभी भी बिल्डिंग वाला आपको घर के बाहर निकाल देगा जब उसका काम हो जाएगा, लेकिन अपनी झोपड़ी अपने लिए लखलाभ है, क्योंकि झोपड़ी में आपको सुकून की नींद आती है, चाहे आप फर्श पर सो जाओ या जमीन पर सो जाओ। तो हम अपने बलबूते पर वहाँ पर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। योगी जी, आपने बोलते बोलते एक कांग्रेस का उदाहरण दिया, और ये सवाल मुझे पता नहीं आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी का कैंडिडेट जो है डमी कैंडिडेट है, और बीजेपी के तरफ से फ़ायदा पहुंचाने के लिए बीएसपी ने खड़ा किया गया है। ये प्रचार चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी है, लोगों के बीच में भी है। ये प्रचार को किस तरह से जवाब दोगे? देखिए, मैं पहले भी बोला हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ये अपने बलबूते पर लड़ रही है। एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। इस देश में संविधान ने सबको इस देश में पार्टी बनाकर लड़ने का, खासदार लड़ने का, आमदार लड़ने का, इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार दिया हुआ है, सबका अधिकार है। अभी पैनल में कितने अपक्ष लोग लड़ रहे हैं, पैनल में और भी कई अन्य पार्टियां लड़ रही है। अब ये जो अन्य पार्टियां लड़ रही है, आप क्या कहना चाहते हो? यानी आपका ये कहना है कि सिर्फ बीजेपी लड़ेगी जो सत्ता में, और विपक्ष में कांग्रेस है, दोनों ही लड़ेगी? यानी द्विपक्षीय प्रणाली आप इस देश में चलाना चाहते हो? इस देश में आप हिटलरवाद लाना चाहते हो कि एक सत्ता में रहेगा, दूसरा विपक्ष में रहेगा, जो विपक्ष में वो कभी सत्ता में आएगा, सत्ता वाला कभी विपक्ष में जाएगा। तीसरा कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि तीसरा फ्रंट अगर आ गया तो इस देश के सारे बहुजनों को सुख सुविधा मिल जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। और आप चाहते नहीं कि इस देश के बहुजन समाज को न्याय मिले, वो चाहते हैं आपकी वो आपका पिछलग्गू बना रहे। इसीलिए इस तरीके का दुष्प्रचार कर कर एक गरीब आदमी को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। अरे आप क्या लगाओगे हमारी बोली? क्या आप पैसों की बोली लगाओगी? आपकी ताकत नहीं है, आपकी औकात नहीं हमारी बोली लगाने की। हम स्वाभिमानी लोग हैं, और स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती है। ये जो अनर्गल प्रचार है, ये अनर्गल प्रचार की मेरी जनता बड़ी पड़ने वाली नहीं है। वो जानती है, वो सुजान है। इस तरीके का प्रचार कर कर ये कैंडिडेट ऐसा है, वो कैंडिडेट ऐसा है। भाई, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे, और अपनी लड़ाई अपने बलबूते पे और दमखम से, हिम्मत से, हौसले से लड़ रहे। आप लोग जो प्रचार कर रहे हो, आने वाली 19 तारीख को पता चल जाएगा कि आप कौन से पानी में हो, क्योंकि आपके ही कुछ लोग ना अपनी पार्टी में आप संभाल पा रहे हो। जब वो खुद बीजेपी में जा रहे तो हम कैसा माने? एक तरीके से हम तो बोल रहे हैं ना कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों आप एक ही चट्टे बट्टे हो, कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। तो आप चाहते हो कि बस एक पार्टी राज चले और दूसरा सिर्फ विपक्ष में रहे, और दूसरा सत्ता में आए तो पहला विपक्ष में रहे। ये प्रणाली यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ बहुजन समाज पार्टी नाम की ताकत खड़ी है, अपने सारे कैंडिडेट सभी सीटों पर लड़ा रही है। हम लोग कोई क्षेत्रीय पार्टी और क्षेत्रीय दल नहीं है। हमारा नेशनल सिंबल है और नेशनल लीडर है और नेशनल पार्टी है, इसलिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे, और अपनी लड़ाई से ही हम जीत कर जाएंगे। ये सारे अनर्गल प्रचार का बलि यहाँ का बहुजन समाज नहीं पड़ने वाला है, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, और अपेक्षा करते हैं कि आने वाले चुनाव में आपके जो वोटर है वो आपको बिल्कुल साथ दें। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मेरी सारी जनता का धन्यवाद दूंगा, और अपील करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का हाथी और ये बाबा साहब का नीला झंडा लेकर मैं निकल पड़ा हूँ। यहाँ पर पूरे नागपुर में, जो नागपुर लोकसभा है, यहाँ पर एकमात्र नीले झंडे का उम्मीदवार है योगेश लांजेवार। इसलिए मेरी सारी जनता से मैं दरख्वास्त करूँगा कि कितने भी हमारे नीले झंडे वाले मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे इकट्ठा आए और इस बार अपने समाज की ताकत दिखा दे। साथ ही साथ कल का जो कार्यक्रम हुआ
द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी बेजनबाग में चुनावी प्रचार को संबोधित करने के लिए आए थे और उस चुनावी प्रचार में जितने हमारी नागपुर शहर की जनता ने इतना प्रतिसाद दिया, लाखों की भीड़ आप लोग लेकर आए और आप लोग उतने बड़े प्रोग्राम में आकर उस कार्यक्रम का जो हौसला हमारा बढ़ा है, उसके लिए मैं सारी जनता का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने कल के कार्यक्रम को, बहन जी का जो रैली थी उसको सक्सेस किए, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा। लेकिन यही भीड़ वोट में परिवर्तित हो, ऐसी मेरी आशा आप लोगों से रहेगी। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे थे नागपुर समाचार 24। नमस्कार।